हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जिसे हिंदी में संप्रदाय कहते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय कितने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये संप्रदाय या स्कूल्स टर्म कैसे आया? तो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का जो ओरिजिन या था, इवोल्यूशन जब हुआ था, फिलॉसफी, ये शब्द फिलॉसफी से आया था। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र से ये मनोविज्ञान आया था। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे यानी थिंकर थे, उन्होंने अलग अलग उनकी थिंकिंग थी, मतलब साइकोलॉजी को लेकर अलग अलग उनकी थिंकिंग थी, मनोविज्ञान को लेकर अलग अलग विचार थे, उनके अलग अलग थॉट थे। तो उनके विचारों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया गया, अलग अलग विचारों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया गया जिसे स्कूल कहा गया, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी या संप्रदाय कहा गया। तो उसको हम देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम रीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके यूपीटेट सीटेट रीटेक एग्जाम में आता है साइकोलॉजी से। जो फर्स्ट ग्रुप दिया था जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संरचनावाद या स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी भी की जाती है इसको, स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। जो ये पहला संप्रदाय या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ये इसके जो फाउंडर हैं या फादर जो हैं वो है विल्हेल्म वुंट। हिंदी में इसको वुंट कहा जाता है, वुंट हैं इसके जो फाउंडर हैं या फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, वुंट हैं। इन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन जो टर्म यूज़ किया था स्ट्रक्चरलिज्म, ये टर्म जो क्वाइन किया था, इस टर्म को दिया था, वो इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एडवर्ड बी टिचनर। जो थे एडवर्ड बी टिचनर, ये ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ वुंट। ये वुंट के स्टूडेंट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म टर्म को यूज़ किया आगे चलकर। पहले इन्होंने इसके बारे में बताया था, बट ये टर्म जो यूज़ किया है इन्होंने यूज़ नहीं किया था। लेकिन ये फाउंडर है, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इनको, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये मनोविज्ञान के, इनको फादर भी कहा जाता है, मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। और मॉडर्न जो फादर हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं या जनक हैं, वो विलियम जेम्स है। तो आप इन दोनों के नाम याद कर लीजिए। विलियम जेम्स जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म के भी ये फादर हैं। और दोनों ऑप्शन आ सकता है, टिचनर का भी ऑप्शन आता है। अगर इनका ऑप्शन नहीं आता है तो आप टिचनर पे टिक करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं। और ये साइकोलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं। और मॉडर्न साइकोलॉजी के जो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो जेम्स हैं, विलियम जेम्स। ओके। वुंट ने एक और टर्म है जो आता है, वुंट ने पहला जो लैब था साइकोलॉजी का उसको स्थापित किया था। फर्स्ट जो लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की, वो वुंट ने स्थापित की थी। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और कहीं कहीं पे ऑप्शन में आता नहीं है वुंट, तो आप टिचनर लगा सकते हैं। ये भी इनके स्टूडेंट थे और जिन्होंने ये शब्द को आगे मतलब ले गए, स्ट्रक्चरलिज्म को। तो स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, इसका पर्पस क्या था, इस संप्रदाय का या स्कूल का? टू डिस्कवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच कॉन्शियसनेस बी कंपोज, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इट मीन्स कंसर्न वॉज द स्टडी ऑफ व्हाट मेड अप कॉन्शियसनेस। बेसिकली इसका मेन पर्पस जो था, स्ट्रक्चरलिज्म संरचना बेस्ड था। मतलब आपके माइंड जो है इसको एनालाइज करना था, इसके माइंड को रीड करने, माइंड के स्ट्रक्चर को ये एनालाइज करना चाहते थे। थ्योरी नहीं, स्कूल्स का जो मेन मोटिव था, पर्पस था, वो था आपके माइंड को रीड करना, मतलब इंडिविजुअल के माइंड को रीड करना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस साइंस भी इसमें आता है। मतलब चेतना, जो आपको चेतन रखता है, मतलब कॉन्शियस रखता है, आपको अवेक रखता है, आप जागे जग मतलब आप सकते हैं, आपको चेतन रखता है। कॉन्शियस का मतलब होता है जब आप अवेक रहते हो, हर चीज़ के लिए जागरूक रहते हो। तो जो चेतन के तत्व हैं उनकी स्टडी की, आपके माइंड की, कि आपके माइंड में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या एलिमेंट है जो आपको कॉन्शियस रखते हैं। तो बेसिकली
ये माइंड के एनालिसिस कर रहे थे, माइंड को कोई देखा नहीं है तो ये माइंड को एनालाइज करना चाहते थे। तो structuralism attempt to break down conscious experience into objective sensations such as sight or taste and subjective feelings such as emotional responses, will and mental image like memories or dreams. बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स थे, कॉन्शियस के एलिमेंट्स थे लाइक सेंसेशन, इमेज और अफेक्शन, ये एलिमेंट्स होते हैं जो इन्होंने बताए थे। इमेज, सेंसेशन मतलब संवेदना, इमेज मतलब प्रतिमा, और अफेक्शन मतलब क्या होता है, अनुराग, प्रेम। तो बेसिकली इसमें क्या आपके माइंड इंडिविजुअल मतलब आप, ये सब्जेक्टिव था, मतलब पर्सन, एक पर्सन के फीलिंग सेंसेशन को डिस्क्राइब कर रहा था, इमोशनल रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब करता है, उसके माइंड में जो भी चल रहा है चीज़ों को उसको डिस्क्राइब करता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स को बताता है। तो इसमें लाइक आपको कैसे सेंसेशन क्या है, मतलब आपको कोई, अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता रही हूँ, लाइक आपको कोई आइस बॉल दे दिया, बर्फ़ का गोला दे दिया, और आप एक सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन, आप कोई रिसर्चर हो या कोई भी पर्सन हो या पीपल एक ही हो, तो आपको ऐसे सभी लोगों को ऐसे से बॉल दे दिया गया। अब आप इसको टच कर रहे हो, सेंसेशन मतलब आपने हाथ में पकड़ के इसे टच कर रहे हो, तो जो अभी आपके माइंड में चल रहा है, जो आपका परसेप्शन है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, इसको लेकर आप डिस्क्राइब करोगे अपने शब्दों में अपनी फीलिंग को, तो ये पर्सन पर्सन अलग होता है। तो बेसिकली आप अपने फीलिंग को जब डिस्क्राइब करते हो तो वो आपका हो जाता है माइंड को बताना, आपके माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको बताता है। तो ये इस पे बिलीव करते थे कि जो पर्सन को सेंसेशन है वो अपने अपने शब्दों में डिस्क्राइब करे, वो इस पे बिलीव करते थे। तो बेसिकली इन्होंने एक मेथड यूज़ किया था एंड दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। जो भी इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंतर निरीक्षण करना, अंतरा मतलब अपने आप के माइंड को रीड करना। तो इट रिफर्स टू द ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द नेचर ऑफ वंस ओन परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग, लुकिंग इनटू वंस माइंड, अ मेंटल सेल्फ एनालिसिस। बेसिकली इसमें इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, आप एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको खुद के माइंड को रीड करना होता है, अपनी खुद के फीलिंग को डिस्क्राइब करना होता है, अपने माइंड को रीड करना होता है, अपने माइंड को एनालाइज करना होता है अपने परसेप्शन से, अपने सेंसेशन से, अपने फीलिंग से। तो इसलिए इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो यूज़ हुआ है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन सा मेथड यूज हुआ था, तो इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन जो था इसमें बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज भी थे। अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हो, अगर हम कोई भी, जैसे मैंने बताया कि आप आइस बॉल अपने हाथ में पकड़ रहे हो, तो एक साइंटिफिक स्टडी नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, लाइक कि क्योंकि जो परसेप्शन होता है, सेंसेशन होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कोई चीज़, वही आइस बॉल किसी को नॉर्मल लग रहा है, किसी को ज़्यादा कूल ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, तो अलग अलग फीलिंग होती है। तो बेसिकली इसके क्रिटिसिज्म होते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं होता है। दूसरा जो ग्रुप है, या हम कह सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वो है फंक्शनलिज्म, यानी प्रकार्य, या हम कह सकते हैं प्रकार्य, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकार्य, प्रकार्यवादी होता है फंक्शनलिज्म। जो इसके फाउंडर हैं, विलियम जेम्स को इसका फाउंडर कहा जाता है, इसके जो प्रवर्तक हैं या जनक होते हैं, ये विलियम जेम्स को कहा जाता है फंक्शनलिज्म का। और इनको जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, इसके फादर भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के थोड़ा आगे था, ये फंक्शन यानी कार्य पे बिलीव करता था, लाइक हाउ टू माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है आपको किस तरीके से किसी सिचुएशन में अडॉप्ट करा रहा है, सर्वाइव करवा रहा है। लाइक अगर आप किसी भी सिचुएशन में, आपका जो माइंड है किस तरीके से कार्य कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है किसी सिचुएशन में अडॉप्ट करने के लिए, किसी सिचुएशन में फिट बैठने के लिए, ये इसकी इसकी स्टडी करता है, मतलब इसके बारे में बताता है। तो फंक्शनलिस्ट एडमायर्ड डार्विन एंड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, एनिमल कीप फीचर्स थ्रू एवोल्यूशन दैट हेल्प देम अडॉप्ट टू इन्वायरमेंट। ये बेसिकली नेचुरल सेलेक्शन जो थ्योरी थी डार्विन की, उस पर बेस्ड है, उस पर विश्वास करता है कि जो भी अगर लाइक जो भी आपके आपके एनिमल्स जो जो
किसी भी सिचुएशन में अडॉप्ट कर सकते हैं, जो इस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं वही आगे जाते हैं, मतलब आगे की जनरेशन में जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, उस जो नेचर में अडॉप्ट कर सकते हैं वो आप आगे जाते हैं, मतलब वो सर्वाइव करते हैं, तो वो फीचर्स जाता है। तो इस बारे में इन्होंने ये बताया है कि जो माइंड है आपका किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि आप फंक्शनलिज्म पे ज़्यादा बेस्ड था, कि आपका कॉन्शियस माइंड किस तरीके से कार्य कर रहा है, आपको किस तरीके से किसी सिचुएशन में रख रहा है, वो उस पर बेस्ड था। तो इसमें जो और भी आते हैं साइकोलॉजिस्ट, उसमें जॉन डेबी आते हैं, इन्होंने भी लर्निंग बाय डूइंग पे एक बताया था कि हम कार्य करके सीखते हैं। इसी तरीके से इन्होंने माइंड के फंक्शन को रीड किया, और इसमें स्टेनले हॉल आते हैं, स्टेनले हॉल भी आता है इसमें, जिन्होंने तूफान की अवस्था बताई थी, किशोरावस्था को। उसके बाद इसमें एक और आते हैं, कैटल आते हैं, कैटल भी इसी में आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे। और इसका स्टडी करने का पर्पस क्या था, मतलब फंक्शन ऑफ द माइंड, इसका बेसिकली इस जो ग्रुप का था, इस थिंकर जो थे, ये माइंड के फंक्शन को, यानी हमारा माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है किसी सिचुएशन में, उसको पढ़ना चाहते थे, उसको उसका मोटिव था उसको स्टडी करना, माइंड के कार्यों को स्टडी करना था इसमें। एंड स्टडी हाउ द माइंड वर्क, शो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन अडॉप्ट टू एंड फंक्शन ऑन इट्स इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से हमारा जो माइंड है वर्क करता है किसी सिचुएशन में कार्य करके, किसी सिचुएशन में या किसी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करके फिट बैठकर, तो इसका स्टडी करना था। और functionalism was protest against structuralism. It was not interested in the element of consciousness but in the purpose which consciousness serve in life. ये ज़्यादातर एलिमेंट पे जस्ट अपोजिट थे। स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली एलिमेंट्स पे फोकस था कि किस तरीके से कॉन्शियस के एलिमेंट्स जो हैं, चेतना के तत्व हैं, उस पर फोकस कर रहा था। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये किस तरीके से हमारा जो चेतन मन है, या हम कह सकते हैं चेतना है, कॉन्शियसनेस है, किस तरीके से हमारे लाइफ में कार्य करती है, उस पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और जो ये मेथड, जो वो सब्जेक्टिव मेथड था, इसमें जो ऑब्जेक्टिव मेथड यूज होता है ऑब्जर्विंग बिहेवियर, और रेदर देन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग अवेयरनेस। इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, या ना कि इंट्रोस्पेक्शन पे। ठीक है, और विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। जेम्स सजेस्टेड दैट द व्हेन वी repeat something several times our nervous system are changed, so that each time we open a door it is easier to open that than it was last time. बेसिकली यही कह रहे हैं, अगर हम किसी भी कार्य को या किसी भी वर्क को हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे जाके वो चेंज कर देता है, नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस कर देता है। एंड सो दैट जब हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ओपन करते हैं तो ये कम टाइम लगता है, मतलब हमारे लिए इजी हो जाता है किसी चीज़ को करने के लिए। तो फंक्शन भी इसी पे, ये फंक्शन बेस्ड है, मतलब कार्य करके ही हम कुछ कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा माइंड किसी भी सिचुएशन में चेंज होता रहता है, तो हमारे लिए इजी बन जाता है, इस पे बेस्ड कहना चाह रहे थे ये। तीसरा जो आप पढ़ोगे वो है बिहेवियरिज्म, जिसे व्यवहारवाद कहते हैं। व्यवहारवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी तक जितने भी हैं। तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो वॉटसन को माना जाता है। अगर वॉटसन की आपने जो थ्योरी पढ़ी, ये फाउंडर थे जेबी वॉटसन। जो वॉटसन थे, इनकी और पेवलॉव की जो थ्योरी है थोड़ी मिलती है। वॉटसन थे, ये कंडीशनिंग पे ये भी फोकस कर रहे थे। इन्होंने ये कहा था कि मुझे 10-12 बच्चे दो, मैं अपने अकॉर्डिंग उनको ढाल दूंगा। मतलब लाइक जो बच्चे होते हैं वो कच्चे की घड़े की तरह हैं, जिन्हें मैं अपने अकॉर्डिंग बना लूँगा। मतलब जिस तरीके कंडीशनिंग करके किसी को डॉक्टर बना लूँगा, किसी को टीचर बना दूँगा, किसी को इंजीनियर बना सकता हूँ, इस पे बेस्ड था इनका। और इसमें और भी आते हैं, लाइक इसमें आपके जो इसमें प्रवर्तक है, इसमें और भी लोग आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट है। स्किनर आते हैं, पेवलॉव आते हैं व्यवहारवाद में, थॉर्नडाइक आते हैं, और ये लोग इसमें आते हैं। तो इसका पर्पस क्या था बिहेवियरिज्म का, कि होल्ड्स दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट ओनली थिंग्स विच कुड बी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज्ड एंड क्वांटिटेटिवली मेजर्ड आर ओवर रिस्पॉन्सेज इमिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। बेसिकली किसी
किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को किसी ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको बिहेवियर बताया गया कंडीशनिंग करके किस तरीके से स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है उद्दीपक के प्रति, इसमें ये फोकस किया गया है। और इसलिए इसमें जो आपने जो पढ़ी है, अगर आपने पेवलॉव की पढ़ी है, पेवलॉव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और स्किनर ने उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो पेवलॉव ने दी थी। इसमें इन्होंने डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग की थी, और स्किनर ने जो रैट्स पे किया था और थॉर्नडाइक ने जो कैट पे किया था। इस तरीके के किस तरीके से वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना, और उसको बिहेवियर बताया कि उसको बिहेवियर की बताया और लर्निंग बताया। तो इसमें बिहेवियरिज्म में आपने पहले भी पढ़ा है, तो इस पे यही बेस्ड था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था तब, जब तक कि कॉग्निशन की थ्योरी नहीं आई थी। तो अब बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी हाउ पीपल परसीव एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट एज अ होल पैटर्न। इसमें यही चीज़ों को चाह रहा है कि किस तरीके से जो पर्सन होता है किसी चीज़ को परसीव करता है, और किस तरीके से उसका मतलब अपने एक्सपीरियंस करता है किसी की जो ऑब्जेक्ट है उसके पैटर्न को, लाइक सूझ का सिद्धांत जो दिया था, इनसाइट लर्निंग, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है इसमें, सूझबूझ से कोई चीज़ समझता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करता है। तो इसमें ये आता है। और इसमें क्या होता है, अप्रोचेज स्ट्रक्चरिज्म फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। एग्जाम्पल, व्हेन वी सी अ ट्री वी सी जस्ट दैट अ ट्री, नॉट अ सीरीज ऑफ ब्रांचेज। लाइक इसमें क्या होता है, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब पर्सन सभी लोगों के लिए है। और इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई पेड़ है तो हम पेड़ ही देखेंगे, लाइक अगर हम ट्री है तो ट्री ही देखेंगे, कि ना कि उसमें एक ब्रांचेस देखेंगे। तो बेसिकली ये आपकी सूझ का सिद्धांत दिया था, इनसाइट पे बेस्ड है, आपकी बुद्धि पे बेस्ड है। आपकी इनसाइड लर्निंग की जो थ्योरी दी थी कोहलर ने, तो कोहलर आते हैं इसमें। लेकिन जो इसके फाउंडर है, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दूं, इसके जनक जो है गेस्टाल्टवादी, सॉरी फाउंडर जो है आपके मैक्स वर्दीमियर, इसको वर्दी स्पेलिंग, हाँ, वर्दीमर होते हैं। वर्दीमर नाम याद कर लीजिए, वर्दीमर। तो मैक्स वर्दीमर जो थे इसके जनक थे, और इसमें कोहलर आते हैं। कोहलर की इनसाइट लर्निंग, आपने सूझ का सिद्धांत पढ़ा है, तो सूझ और बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर कोई पेड़ है तो आपको पेड़ ही दिखेगा, इस तरीके से। साइको एनालिसिस जो ये आपका जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो साइको एनालिसिस का मतलब होता है, साइको का मतलब होता है मनो, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। तो मनोविश्लेषण का जो संप्रदाय है, इसके जो जनक है वो सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने थ्योरी भी दी थी मोटिवेशन की। और सिगमंड फ्रायड में साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसमें आपके मनोदशा की पढ़ा जाता है, विश्लेषण किया जाता है कि आपके जो, अगर आप किसी कार्य को करते हो, किसी भी कार्य को, तो आपके जो मोटिव्स है, डिज़ायर, आपकी इनर फीलिंग होती है, तो वो आपको कार्य कराती है। इस पे बेस्ड था। और इसमें कार्ल जंग आते हैं। कार्ल जंग की अगर आपने पर्सनैलिटी की थ्योरी पढ़ी, यंग आते हैं, कार्ल यंग। और इसका जो बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहे थे कि साइको एनालिटिक थ्योरी proposes that most of the mind is unconscious. Seeing could, इसमें थोड़ी conflicting impulses, urges and wishes, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके कोई भी अगर आप कार्य करते हो, कोई भी आप इसकी माइंड जो हमारा है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन किसी भी कार्य को करता है, तो बिकॉज ऑफ अपने विश के लिए, अपने इम्पल्सेस के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपनी नीड के लिए करता है। अगर आपने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी है, तो कोई मोटिव्स होता है किसी कार्य को करने के लिए। तो इन्होंने एक माइंड के मतलब टाइप्स ऑफ माइंड भी बताया था इन्होंने, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस के बारे में बताया था। तो इनकी ये थ्योरी है जो मैंने अलग से डिस्कस किया, आप वो भी समझ लीजिए। एज अ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, साइको एनालिसिस वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मच ऑफ आवर lives is governed by unconscious motives and impulses that originate in childhood conflicts. बेसिकली जो हमारा मोटिव, अनकॉन्शियस मोटिव, अचेतन जो उद्देश्य होते हैं, अचेतन ज़रूरत होती हैं जो, वो हमें हमारे जीवन
के चीज़ों को करने के लिए इनकरेज करती है। समझ लीजिए कि आपकी एक मोटिवेशन, समझिए एक मोटिवेशन मिलती है जब आपकी एक अनकॉन्शियस माइंड आपको मोटिवेट करता है किसी चीज़ को कार्य करने के लिए। तो इसमें बेसिकली इन्होंने एक और बताया था ईगो ईद टाइप्स, मतलब आपके माइंड के और भी टाइप्स बताए थे, लाइक ईद ईगो सुपर ईगो की बात की थी। ईद ईगो सुपर ईगो, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको अलग से डिस्कस कर लीजिए। अभी हम छोटा छोटा बस पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके फाउंडर याद कर लेंगे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, इसमें क्या है, डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल की विल को, पर्सनल ग्रोथ एंड कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस करता है। ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी जो हैं ये, इसमें ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की फील्ड में आता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजी ये जो होती है इसमें ये फोकस करता है कि किसी की हेल्प करना, मतलब ह्यूमैनिटी का मतलब है मानवता, तो किसी की हेल्प करना और किसी को खुश करना, तो आपकी एक विल होती है, एक इच्छा होती है, उस पे फोकस करता है। देन बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसमें आपके संज्ञान मतलब आपका मेंटल प्रोसेस है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे परसीव करते हैं और कैसे सीखते हैं, इस पे फोकस करता है। तो अगर आपने कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी है, लाइक कॉग्निटिव थ्योरी जो हमने पढ़ी थी जिन पियाजे की, बेगोस्की की, ब्रूनर की, तो ये लोग आते हैं इसमें। तो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव मतलब किस तरीके से संज्ञान का विकास होता है, एक थॉट प्रोसेस होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें ये आता है। सो ओवरऑल ये हमने पढ़ लिया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीटेट सीटेट में आते हैं। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।